Hey everyone, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with शिफा अलीगर। क्या इंडियन स्टॉक मार्केट बबल में है, जो बबल बहुत जल्दी फूटने वाला है या मार्केट क्रैश करने वाले हैं? प्रॉपर्टी और स्टॉक दोनों के रेट्स इतने बढ़े हुए हैं और बजट के बाद गोल्ड के रेट में करेक्शन आया, तो क्या आपको अपना एसेट एलोकेशन गोल्ड में बढ़ा देना चाहिए? क्या अब स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए और आप ऑलरेडी लगा चुके प्रॉफिट्स बुक करना चाहिए? अभी इस तरह के क्वेश्चंस लोगों के मन में बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा डिलेमा में है। और अगर मैं बात करूं, ट्रेडर कम्युनिटी फिर भी क्लियर है कि मार्केट में मोमेंटम है, तो हम एक टारगेट को लेके माइंड में ट्रेड्स करते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन इन्वेस्टर कम्युनिटी जो अगले 3 साल 5 साल 10 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं, वो अभी बहुत ज्यादा डिलेमा में है। तो इसलिए आज मैं ये वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम बहुत ब्रीफली, सबसे पहले हम बुफे इंडिकेटर, पी रेशो एंड अदर पैरामीटर्स की बेसिस पे ये डिसाइड करेंगे, एनालाइज करेंगे कि क्या इंडियन स्टॉक मार्केट अभी बबल में है, और अगर बबल में है तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अभी आपको प्रॉफिट्स बुक करना है या नहीं करना है, फर्दर इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, वेल्थ क्रिएशन हो, इरोजन ना हो, इसके लिए एग्जैक्ट आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिएगा। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एंड क्योंकि ये वीडियो मैं आप लोगों की कॉमेंट के बेसिस पे लेके आई हूँ, तो आपको ये अगर अच्छी लगे तो वो भी कॉमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो कौन सा लेके आऊँ ये भी कॉमेंट करके बताइएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर डिसाइडिंग कि क्या इंडियन स्टॉक मार्केट बबल में है या नहीं है, हम पहले ये देखते हैं कि मार्केट को बबल में कब कहा जाता है कि मार्केट बबल में है। तो स्टॉक मार्केट की बेयर फेज से बुल फेज और बुल फेज से फिर डायरेक्टली मार्केट क्रैश के बाद बेयर फेज, ये पूरी जो जर्नी है ये बहुत ही ब्यूटीफुली एक ग्राफ में दिखाई गई है, जो मैं आपकी स्क्रीन पर आपको शो कर रही हूं। इसमें हमने वैल्यूएशंस और टाइम को प्रोजेक्ट किया है ग्राफ में। नाउ सी, 4 फेजेस में डिवाइड किया है हमने मार्केट की इस पूरी जर्नी को। द फर्स्ट वन इज स्टिल्थ फेज, जब स्मार्ट इन्वेस्टर्स पैसा डालते हैं और मार्केट एकदम फ्लैट है, बेयर फेज में है, वहां पे अभी बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे मार्केट में अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बाय कर लिए। उसके बाद एंट्री होने लगी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, जो हमारा सेकंड फेज है। अब जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी डालने लगे, थोड़ा मार्केट में मोमेंटम आने लगा, स्टॉक प्राइसेस बढ़ने लगे, मीडिया अटेंशन मिला मार्केट को, एंड देन स्टार्टेड अवेयरनेस फेज। नाउ इन दिस अवेयरनेस फेज और ज्यादा पैसा आने लगा, और जो बेयर फेज था, बेयर ट्रैप था, उसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने। नाउ जैसे ही ब्रेक करा, पब्लिक का पैसा, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है, उनका पैसा आने लगा मार्केट में, और डेफिनेटली उन्होंने अभी जस्ट बेयर फेज ब्रेक ही करा है, तो अभी भी उन्हें अच्छा अट्रैक्शन पे स्टॉक्स मिल रहे हैं एंड बहुत अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। जिन्होंने इन्वेस्ट करा वो और ज्यादा मोटिवेट हुए और इन्वेस्ट करने के लिए, जिन्होंने नहीं करा उनको लगा यार बहुत अच्छा एसेट क्लास है, हम मिस करें, वी शुड ऑल्सो इन्वेस्ट। ऐसे करते करते धीरे धीरे सब लोग इसमें इन्वेस्ट करने लग गए। नाउ थर्ड फेज स्टार्टेड विच इज कॉल्ड मानिया फेज। नाउ दिस इज वेरी क्रूशियल फेज, क्योंकि इसमें पहले जो एंथुसियाज्म था उसकी वजह से मार्केट को ग्रोथ मिली, फिर जो ग्रीड आई उसकी वजह से और ग्रोथ मिली, लेकिन देन स्टार्टेड डेल्यूजन फेज, जहां पे लोगों को लगने लगा कि आज पैसा डालो कल डबल, विच इज अ रॉन्ग परसेप्शन, ऐसा नहीं होता। एंड देन ऑल टाइप ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट स्टार्टेड कमिंग इनटू द मार्केट, मार्केट को पीक पे ले गए, एंड जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स थे वो इस टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करने लगे। प्रॉफिट बुकिंग करी, कोई अनफोर्सिन कंडीशन आ गई, किसी भी रीजन से थोड़ा भी करेक्शन मार्केट में आया, एंड देन पैनिक हो गया कि हम पैसा डाल रहे हैं और डबल होने की जगह ये तो नीचे जा रहा है, हमारा जो कैपिटल है वही डिप्लीट हो रहा है। एंड देन पैनिक फेज स्टार्टेड, फियर डोमिनेट कर लिया मार्केट को, एंड मार्केट नीचे आते गया, मार्केट ब्लो ऑफ हो गया, वापस से बेयर फेज में एंटर कर गया। दिस इज अ सिंपल साइकिल। नाउ अगर हम इसको सिर्फ इमोशंस की बेसिस पे कहें तो 5 इमोशन हुए इस पूरी साइकिल में। फर्स्ट वॉज डिस्प्लेसमेंट, देन बूम, देन यूफोरिया, देन प्रॉफिट टेकिंग, एंड देन पैनिक। नाउ ये जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स की हम बात कर रहे हैं, ये कौन से मार्केट पार्टिसिपेंट्स अभी डोमिनेट कर रहे हैं, वो भी ये बहुत ज्यादा डिसाइड करता है कि मार्केट बबल में है या नहीं। सो आपकी स्क्रीन पर ये थर्ड चार्ट है जो दिखा रहा है, इनिशियली बाय साइड इंस्टीट्यूशंस थे एंड सेल साइड इंस्टीट्यूशंस थे, सिर्फ वेल्दी एचएनआईज इंडिविजुअल्स थे जो मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो स्टिल्थ फेज में थे। उसके बाद आती गई कॉर्पोरेशंस, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स, एफआईआई, स्मॉल फंड्स, देन केम रिटेल टेक्निकल ट्रेडर्स, देन स्मॉल लॉट इन्वेस्टर्स, एंड देन ऑड लॉट इन्वेस्टर्स। देखिए ऑड लॉट इन्वेस्टर्स जो है वो जब आने लगते हैं, जो ये सोचते हैं आज पैसा डाला कल डबल, उसके बाद में मार्केट इज इन अ वेरी डिफिकल्ट फेज। अब अभी क्या अच्छी चीज है कि अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है और लोगों को ये पता है कि अगर थोड़ा करेक्शन आया है तो हमें पैनिक नहीं करना है, और इसलिए मार्केट सस्टेन कर पाता है। ठीक है,
नाउ अब हम एनालाइज करेंगे कि मार्केट बबल में है या नहीं बेसिस टू वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स। द फर्स्ट वन इज बुफे इंडिकेटर एंड द सेकंड वन इज पी। बुफे इंडिकेटर की मैं बात करूं तो वॉरेन बुफे ने फाइंड किया था, जो लेमन लैंग्वेज में बेसिकली इज अ रेशो जहां पे मार्केट के वैल्यूएशंस, स्टॉक मार्केट के वैल्यूएशंस उस कंट्री के इकोनॉमिक आउटपुट से कंपेयर किए जाते हैं। यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट का कैपिटलाइजेशन लिया जाएगा और जीडीपी लिया जाएगा, इंडियन इकोनॉमी का डिवाइड किया जाएगा। इससे पता पड़ जाएगा कि हमारा जो बुफे फैक्टर है वो डिराइव हो क्या जाएगा। तो अगर अभी मैं बात करूं इंडियन स्टॉक मार्केट का जो बुफे फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है 1.4, विच शोज कि इंडियन स्टॉक मार्केट, ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट एज कंपेयर टू इंडियन इकोनॉमिक आउटपुट या इंडियन इकोनॉमीज जीडीपी इज इनटू ओवरवैल्यूड जोन। अभी आ रहा है 1.4, आइडियली हिस्टोरिकली अभी तक हुआ है 0.89। ये हमारा कंक्लूजन ड्रॉ हुआ फर्स्ट फैक्टर का, विच इज बुफे फैक्टर। अब हम जा रहे हैं सेकंड फैक्टर पे, विच इज पीई। नाउ पीई को अगर मैं बात करूं लेमन लैंग्वेज में, हर ₹1 की जो कमाई होगी किसी कंपनी की या किसी इंडेक्स की, उस पे इन्वेस्टर कितना पैसा खर्च करेगा, दैट इज पीई। सो बेसिकली पी जो है वो किसी एक इंडिविजुअल स्टॉक का भी निकाला जा सकता है या फिर इंडेक्स का निकाला जा सकता है, यानी कि निफ्टी 50 का निकाला जा सकता है, निफ्टी स्मॉल कैप का, निफ्टी मिड कैप का। बट ओवरऑल स्टॉक मार्केट का अगर हम पी निकालेंगे तो हमें सही पिक्चर सिनेरियो नहीं पता पड़ेगा। तो जो हमने बुफे इंडिकेटर में क्या किया था, ओवरऑल स्टॉक मार्केट को जीडीपी के साथ कंपेयर किया था और हमें ओवरवैल्यूड मिला। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे निफ्टी 50 यानी कि लार्ज कैप का अलग से पी निकालेंगे, निफ्टी मिड कैप का अलग से और निफ्टी स्मॉल कैप का अलग से। जब हम निफ्टी लार्ज कैप का पी निकाल रहे हैं तो निफ्टी लार्ज कैप, निफ्टी 50 का पीई एट प्रेजेंट इज 22.44, 20-year median PE was 21.35, 15-year median PE was 22.37, 10-year was 23.43 and 5-year was 23.15। तो यानी 15-year, 10-year, 5-year के कंपैरेटिवली अभी जो निफ्टी 50 PE है, निफ्टी 50 है, वो अंडर वैल्यूड है। सिर्फ निफ्टी 20 के कंपैरेटिवली स्लाइटली ओवर वैल्यूड है। जो पीई है हमें तीन चीजें बताती है, या तो ओवर वैल्यूड जोन, या फिर फेयरली वैल्यूड, या फिर अंडर वैल्यूड। सो निफ्टी लार्ज कैप या निफ्टी 50 आया अंडर वैल्यूड जोन में। नाउ कमिंग ऑन टू निफ्टी मिड कैप। तो सी निफ्टी मिड कैप एंड निफ्टी स्मॉल कैप जो है वो कंपैरेटिवली न्यू इंडाइसेस है, तो इसका हम 5-year मीडियन पी के साथ ही सिर्फ कंपेयर करेंगे। सो व्हेन वी आर कंपेयरिंग निफ्टी मिड कैप, 5-year मीडियन पी था 27.25 एंड करंटली इट इज 43.14। सो इट इज ऑलमोस्ट डबल, यू नो, डबल से थोड़ा ही कम है। तो निफ्टी मिड कैप डेफिनेटली बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड जोन में है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि मार्च 2022 से लेके मार्च 2024 तक निफ्टी का जो वैल्यूएशन था निफ्टी मिड कैप का वो भी बढ़ रहा था, और रिजल्ट्स दे रही थी, अर्निंग्स दे रही थी, वो भी बहुत अच्छी दे रही थी। अप्रैल 2024 के बाद में ये हुआ कि जो निफ्टी मिड कैप है उसने जो अर्निंग्स दी वो काफी म्यूटेड दी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, लेकिन उसके बाद भी जो वैल्यूएशंस थे मार्केट कैप के उसमें 17% का जंप था। तो इट इज हाईली ओवरवैल्यूड राइट नाउ। नाउ कमिंग ऑन टू निफ्टी स्मॉल कैप। निफ्टी स्मॉल कैप का 5-year मीडियन पी इज 29.21, वेयर इन करंट पी इज 30.57। तो यानी कि निफ्टी स्मॉल कैप को जब हम देखेंगे तो ये स्लाइटली ओवरवैल्यूड जोन में है, विच इज स्टिल फाइन। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करें, बुफे फैक्टर का जो आया था कंक्लूजन, दैट वाज कि इंडियन स्टॉक मार्केट इज इन बबल इन ओवरवैल्यूड जोन। बट पी के बेसिस पे जो हम कंक्लूड करेंगे वो करेंगे कि जो लार्ज कैप है दैट इज इन अंडरवैल्यूड जोन, जो मिड कैप है दैट इज इन ओवरवैल्यूड जोन, एंड जो स्मॉल कैप है दैट इज इन फेयरली और स्लाइटली ओवरवैल्यूड जोन, राइट। अगर हम तीसरा फैक्टर विच इज अदर, सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग पैरामीटर है, दैट इज मीडिया एंड मार्केट सेंटिमेंट, उसकी जब हम बात करेंगे। नाउ सी प्रॉब्लम क्या होती है जो मिड कैप के केस में सबसे ज्यादा हुई, जब कोई कंपनी है उसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, उसकी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, उसकी मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत अच्छी आई, ठीक है, उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स बोले कि हम ये अचीव करेंगे, ये हमारे टारगेट्स है, 3 years में हम इतना रेवेन्यू अचीव करेंगे। नाउ जब ये बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं मीडिया में, टीवी पे, और जब इसके टारगेट्स दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा हाई टारगेट्स दे रहे हैं बहुत कम ड्यूरेशन में, ठीक है, कंपनी ने कुछ टारगेट लिया कि हम इतना रेवेन्यू अचीव करेंगे 3 साल में, बट उस रेवेन्यू को अचीव करने के लिए कई बार ऐसा होगा कि कई अनफोर्सिन कंडीशंस भी होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया। कुछ भी हो सकता है, कंट्री सपोर्ट नहीं कर रही, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज आए, लॉजिस्टिक इश्यूज आए, बहुत सारी चीजें होती है प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे। सो हो सकता है कि वो टारगेट अचीव करे बट 3 साल की जगह 4 साल लग जाए या 5 साल लग जाए। ये जो गैप है, हमेशा जब टारगेट लिए जाते हैं इसको कंसिडर करके लिए जाते हैं, बट अभी जो मार्केट बुल फेज में चल रहा है और जो मीडिया टारगेट्स दे रही है वो ये सारी चीजों को फैक्टर इन नहीं करती, और इसीलिए कंपनीज
अच्छे रिजल्ट्स भी दे रही है, अच्छी अर्निंग्स भी दे रही है, तब भी डी स्ट्रीट नेगेटिवली रिएक्ट कर रही है बिकॉज की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी और जो इन्वेस्टर है वो भी बहुत ओवर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख के अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दे रहे हैं और फिर जब वो थोड़ा भी नीचे जा रहा है, करेक्ट हो रहा है, तो फिर वो लोग पैनिक कर रहे हैं. सो दिस डिस्टर्ब्स द मार्केट एंड दिस इज द सिनेरियो राइट नाउ. इसके बाद अगर हम बात करें ओवरऑल, अगर मैं कंक्लूड करूं इंडियन स्टॉक मार्केट बबल जोन में है या नहीं है, इसका सीधा साधा आंसर नहीं हो सकता, बट डेफिनेटली अगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लार्ज कैप की हम बात करें वो ओवरवैल्यूड जोन में या बबल में बिल्कुल नहीं है. तो आपने जो पैसा इसमें इन्वेस्ट करा है वो सेफ है या नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन से स्टॉक में और किस रेट पे इन्वेस्ट कर रखा है. सेकंड, आपको अभी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, यस, बट वैल्यूएशंस चेक करके इन्वेस्ट करना चाहिए. क्या आपको गोल्ड में ज्यादा डाइवर्ट कर देना चाहिए पैसा? तो ऐसा नहीं है. अब मैं आपको बताती हूँ वेल्थ क्रिएशन के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, विच इज लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली तो डेफिनेटली आई प्रॉमिस कि आपका वेल्थ क्रिएशन ही होगा, वेल्थ इंक्रीज ही होगा, वेल्थ इरोजन बिल्कुल नहीं होगा. इसमें सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि एट दिस पॉइंट आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने के पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना रिस्क प्रोफाइलिंग कीजिए, अपना खुद का फाइनेंशियल हेल्थ चेक कीजिए, अपने खुद के टारगेट्स चेक कीजिए. रिस्क प्रोफाइलिंग के बाद ही आपको इन्वेस्ट करना है. Second, diversification of asset classes is very important in gold, in real estate, in equity, in debt funds, and this diversification should be based on your risk profiling. ना कि इस पे कि अभी जो इंडिया है उसमें बिकॉज ऑफ द बजट गोल्ड रेट्स नीचे चले गए. दैट शुड नॉट बी द रीजन फॉर डाइवर्सिफिकेशन एंड अलोकेशन कि कौन से एसेट क्लास में कितना अलोकेट करना है. थर्ड, जब आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, बी इट स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो. अगर म्यूचुअल फंड में कर रहे हो तो वो कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है और वो अभी किस वैल्यूएशन पर स्टॉक है. एंड इंडिविजुअल स्टॉक, डोंट कंसिडर ओवरऑल कि अगर इस इंडस्ट्री के एक स्टॉक ने अच्छा करा या अच्छा कर रहा है तो बाकी सारे भी करेंगे. डोंट फूल्ड बाय सच अजम्पशंस. उसके अलावा फोर्थ पॉइंट है विच इज लाइक, अगर मैं वैसे बोलूं तो आप बोलोगे हम सबको पता है, बट वो होता नहीं है प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे, कि आप प्लीज नॉइज सुन के, मीडिया की बातें सुन के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बिल्कुल मत लीजिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. एंड किसी भी इमोशन को डोमिनेट करने पर मत होने दीजिए जब आप डिसीजन ले रहे हो इन्वेस्टमेंट के. बी इट फियर, बी इट पैनिक, बी इट ग्रीड. अगर आपने इमोशन के बेसिस में आके इमोशनल होकर डिसीजन लिए, यू माइट लैंड अप इन अ प्रॉब्लम. एंड यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट आप इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो अगर आप इन्वेस्टर हो, आप किस टारगेट के लिए बाय कर रहे हो स्टॉक को अगर आप ट्रेडर हो. और ये सारी चीजें आप अगर क्लियरली फॉलो करते हो, अगर आप इंडिविजुअली खुद कर रहे हो, आप कर सकते हो तो कीजिए. अगर आप नहीं कर सकते तो टेक किसी प्रोफेशनल की हेल्प. अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9821611667 पे. नीचे कमेंट करके हमें अपना डिटेल्स शेयर कर सकते हैं, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे. और या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं investopedia0@gmail.com पे. होप इस वीडियो से आप बेनिफिट हो सके, आपको अच्छा लगे. अगर ऐसा है प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.